हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में अपन ने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल के डिफरेंट साइंटिस्ट और सेल थ्योरी को डिस्कस किया था। और आज हम सेल की बेसिक स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर और साथ ही साथ प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन। इस एनिमेशन में हम यूकैरियोटिक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। बीच में पर्पल कलर का दिखने वाला न्यूक्लियस और बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट दिखने वाली सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होती है। सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांगों की बात करें तो वे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में बिखरे या फैले होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जाल की तरह फैला कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन के फाइबर्स की हेल्प से साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित सारे सेल ऑर्गेनल्स से कनेक्शन बनाए रखते हैं ताकि वे पदार्थों का आदान प्रदान कर सके। साइटोप्लाज्म में ये जो पीले कलर के दाने दिखाई दे रहे हैं, जो कि साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। इसके आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकारों में बांटा जाता है, जिन्हें क्रमानुसार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ईआर की सरफेस से छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलने वाली संरचनाएं वेसिकल्स कहलाती है और ये विभिन्न पदार्थों को ईआर से गोल्जी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करती है। गोल्जी बॉडी वेसिकल से आने वाले इन मटेरियल्स को अपनी कैविटी या गुहा के अंदर ट्रांसफर करके उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रूपांतरण करती है और या कि उसके अंदर दूसरे पदार्थों को जोड़ने का कार्य भी इस गोल्जी बॉडी की गुहा के अंदर ही किया जाता है, जिसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण शामिल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस की पोजीशन में अंतर होता है। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता, वहां पर तो एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है जिसे सेंट्रल वैक्यूल या रसदानी कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। एक अन्य कोशिकांग जिसे लाइसोसोम कहा जाता है में पदार्थों के पाचन करने का कार्य किया जाता है। ये डाइजेशन या पाचन की आवश्यकता के अनुसार जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स या द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोशिकांग सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा एटीपी या एनर्जी करेंसी का निर्माण का कार्य करते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में अधिक होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के ही कोशिका द्रव्य में नेटवर्क या जाल के जैसी फैली हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये साइटोस्केलेटन दो प्रकार की संरचनाओं, जिन्हें क्रमानुसार माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, से मिलकर बनी होती है। इस साइटोस्केलेटन का कार्य कोशिका को अंदर से सहारा या सपोर्ट प्रदान करना होता है। प्लांट की ग्रीन लीव्स को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है तो इन ग्रीन लीव्स की कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, को देखा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग इनके अंदर पाए जाने वाले ग्रेनम, ग्रेना और थाइलेकोइड के जाल में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। प्लांट सेल्स में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल और उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सेल थ्योरी में भी डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी यूनिक स्ट्रक्चर्स को जो एनिमल सेल्स के अंदर तो पाई जाती है बट प्लांट सेल्स के अंदर देखी नहीं जाती। ऐसे एग्जाम्पल्स में शामिल है मानव के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सीलिएटेड एपिथेलियम की कोशिकाएं। इन स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पर पाए जाने वाले लाखों सीलिया म्यूकस के साथ बैक्टीरिया और गंदगी को बाहर निकालने का कार्य किया करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया के अंदर गमन या मूवमेंट के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये फ्लैजेला सामान्यतः पादप कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलते, पर जंतु कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये ह्यूमन के मेल गैमेट्स या स्पर्म में पाए जाते हैं। ये स्पर्म्स या राजा इन्हीं की हेल्प से रानी या एग तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अब अपन समझेंगे और याद करेंगे एनसीईआरटी के एनिमल सेल के डायग्राम को,
क्योंकि कई बार नीट के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया करते हैं, तो हमें इस ड्राइंग के वीडियो से इसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। अभी ये लल्ला शुरू कर रहा है सेल मेम्ब्रेन बनाना। अब एक बात ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के अंदर जो ये एनिमेटेड डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के अंदर सेल मेम्ब्रेन को देखने से लगता है कि ये शायद डबल मेम्ब्रेनस है, जबकि ऐसा नहीं है। वो केवल एनिमेटेड लुक देने के लिए किया गया है। अब इन भाई साहब ने, लल्ला ने बना दिए हैं माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। अब मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ ये माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? सोचो सोचो, याद आ गया होगा कि जहाँ कहीं भी, जब भी किसी भी स्थान पर हमें अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करवाने की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और तब ये कार्य ये माइक्रोविलाई के द्वारा ही किया जाता है। अब आप सबको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर द्वारा हमारे शरीर में ये कार्य कौन कौन से ऑर्गन में कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आप हंस रहे होंगे कि ये तो रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो है, कोई जूम ऐप थोड़ी है, क्या करना है कमेंट करके, अपन तो आगे चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, आंसर दिए बिना गए ना तो नीट के सिलेक्शन में लोचा हो जाएगा। गाय तोंडे याद होगा। ये मत सोचना अपन यहाँ नहीं है, अश्वत्थामा है अपन, इधर इच रहेगा, आंखें फाड़ के देख रहा है तेरे को। बायोलॉजी की कहानी सुनाए बगैर कहीं नहीं जाएगा रे। चल अब जल्दी से वीडियो पॉज कर और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दे। हर एक स्टूडेंट का चेक करूंगा मैं, आंसर सही है कि गलत है। अबे हंस मत, जल्दी जा, पॉज कर, नीचे जाके आंसर दे। अब वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन पूरी बन चुकी है। अब ये ट्राइंगुलर लाइंस की हेल्प से न्यूक्लियस को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये ध्यान रखना है, ऐसी ट्राइंगुलर लाइंस कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये बस इस डायग्राम को 3D इफेक्ट देने के लिए किया गया है। ये न्यूक्लियस बन गया है और अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बनाई जा रही है। भगवान ने क्या मस्त हिंदी नाम रखा है इसका। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप, मतलब खुरदरी और चिकनी, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाने के लिए इसके ऊपर राइबोसोम्स दिखाए गए हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है मतलब रफ है, और राइबोसोम नहीं है मतलब स्मूथ है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अब नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा गोल्जी बॉडी का। ये गोल्जी बॉडी बनाई जा रही है। गोल्जी बॉडी के बाद नेक्स्ट नंबर लगता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का, जिन्हें क्रमानुसार हिंदी में तारक काय और तारक केंद्र कहते हैं। साथ साथ ये बड़े बड़े गोले लाइसोसोम बन गए हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स की स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको गोलों जैसी या दानों जैसी संरचनाएं तीन तीन दिखाई देगी। अब तीनों में आपस में कन्फ्यूजन ना हो, इसका सबसे सरल और आसान तरीका बता देता हूँ। जो सबसे बड़े गोले हैं वो तो होंगे लाइसोसोम, जो मीडियम साइज़ के गोले होंगे वो होंगे पेरोक्सिसोम, और जो सबसे छोटे दाने होंगे वो होंगे आपके राइबोसोम। अब बस डायग्राम की थोड़ी बहुत फिनिशिंग बाकी है। थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट बनाकर ये काम पूरा। अब हो रही है लेबलिंग। ये आपके लिए बेस्ट टाइम है इस डायग्राम को वापस रिवाइज करने का। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सबसे लास्ट गोल्जी अपरेटस। अब हम क्या करेंगे कि जो प्लांट सेल का जो डायग्राम है उसको अलग से सेपरेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा अब लास्ट और इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस को समझना और उनको अच्छे से याद कर लेना। इसके लिए अपन एनसीईआरटी के ही दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम्स की हेल्प से प्लांट सेल के डायग्राम को भी समझ लेंगे और साथ में दोनों के बीच कंपैरिजन को भी याद कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। 1 नंबर, साइज। प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल के कंपैरिजन में नॉर्मली बड़ा होता है। 2nd, सेल वॉल। आप सबको पता है प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। शेप, प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, इस वजह से इसकी शेप तो रहती है रिजिड, और एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल ना होने की वजह से उसकी शेप बदल सकती है, इसलिए इरेगुलर हो सकती है। फिर आती है बारी प्लास्टिड या लवक की, प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट। फिर वैक्यूल या रिक्तिका। प्लांट सेल की रिक्तिका बहुत बड़े आकार की और सेंटर या केंद्र के अंदर स्थित होती है, जिसे रसधानी या लार्ज वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में ये नंबर में 1 ही होगी। एनिमल सेल में सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल नहीं पाई जाती, बल्कि छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलती है।
जो कि पेरिफेरल पार्ट में या गोल्जी बॉडी के साथ देखने को मिल सकती है। फिर नंबर आता है न्यूक्लियस की पोजीशन का। जैसा कि डायग्राम में दिख ही रहा है, प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरल या परिधीय होगा, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड या केंद्र में होगा। न्यूक्लियस के बाद पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं। याद होगा पीछे अभी ही वीडियो के अंदर मैंने वो गोले वाले पॉइंट में बताया था कि जो मीडियम साइज के गोले या सर्कल आपको मिलेंगे देखने को, वही क्या होंगे, पेरोक्सिसोम होंगे। नेक्स्ट नंबर लाइसोसोम। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में ये ज़्यादा मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट, एनिमल सेल में नंबर में ज़्यादा, रीज़न आपको पीछे अभी बताया था। फिर सेंट्रियोल या तारककाय अपनी एनिमल सेल में प्रेजेंट और उनकी प्लांट सेल में एब्सेंट। इसका रीज़न और इससे होने वाला इफेक्ट सेल डिवीजन चैप्टर के वीडियो में फिर से डिस्कस भी किया जाएगा। फिर ग्लाइऑक्सिसोम, ये अपनी में तो एब्सेंट और उनकी में प्रेजेंट। अब अपनी तो हमेशा एनिमल सेल ही होगी और उनकी प्लांट सेल होगी। उसके बाद आता है सेल के बीच में इंटरकनेक्शंस। इंटरकनेक्शंस मतलब कि जो दो पड़ोसी सेल्स होती है, जो दो नेबरिंग सेल्स होती है, वो आपस में किस तरीके से कनेक्शन बनाकर रखती है। प्लांट सेल के अंदर तो कनेक्शन के लिए होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा और एनिमल सेल में कनेक्शन के लिए होते हैं डेस्मोसोम और टाइट जंक्शन। फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल, अपनी में ग्लाइकोजन और उनकी में स्टार्च। फिर माइक्रोविलाई, अपनी में प्रेजेंट, उनकी में एब्सेंट। उनकी में एब्सेंट इसलिए है क्योंकि सबसे बाहर तो सेल वॉल है, इसलिए लिविंग सेल मेम्ब्रेन फोल्ड या वलित होकर डेड सेल वॉल के बाहर जाने से तो रही। फिर स्फीरोसोम, अपनी में एब्सेंट, उनकी में प्रेजेंट, ये आगे सेल ऑर्गेनल्स में डिस्कस होगा। फिर साइटोकाइनेसिस, अपनी में तो होता है ये फुरो या खांच विधि से, जबकि प्लांट सेल में ये होता है सेल प्लेट मेथड या कोशिका पटलिका विधि से। इस टॉपिक को भी अपन सेल डिवीजन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज सिंपल टाइप की होती है जिनको डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडीज है वो डेवलप्ड होती है और इसे डिक्टियोसोम नहीं कहा जाता, इसे गोल्जी बॉडी ही बोला जाता है। फिर एक लास्ट डिफरेंस का पॉइंट जो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि जब हाइपोटोनिक या अल्पपराशरी विलयन के अंदर अगर हम कोशिका को रख दें, पादप कोशिका को भी रखेंगे और जंतु कोशिका को भी रखेंगे, तो दोनों सेल को इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो में अपन बैक्टीरिया की डिटेल स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर के हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।